हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम लोग अकाउंटेंसी स्टार्ट किए थे और टेक्निकल वर्ड्स के बारे में क्या कर दिए थे, जान लिए थे। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपको टेक्निकल वर्ड्स में। आज मैं आप लोग को एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। एसेट्स क्या होता है, और एक टेक्निकल वर्ड है दैट इज़ योर एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से प्रॉपर्टी, संपत्तियाँ। आपके बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं, एसेट्स। अच्छा, कभी भी ना अकाउंटेंसी पढ़ोगे ना तो अपना व्यू देखा करो। क्या करो, अपना, सामने वाले का व्यू मत देखो। सामने वाले का व्यू देखोगे बर्बाद हो जाओगे। हमेशा किसका व्यू देखे करो, अपना व्यू देखना। ठीक है, तो जब भी अकाउंटेंसी पढ़ोगे तो अपना व्यू आप लोगों को देखना है, सामने वाले का व्यू नहीं देखना, अपना व्यू देखना। तो देखो, बिजनेस के फील्ड में ऐसा कोई भी एसेट्स, जो एसेट्स किसको बोलोगे, जैसे आप कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हो जिसमें सामने वाले के ऊपर आपका पोजीशन बने, आपको ऐसा फील हो कि मेरा पोजीशन बन रहा है सामने वाले के ऊपर, मतलब मेरा कद जो है ना 2-4 इंच क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। समझ जाना वो किस में आ जाएगा, अपना एसेट्स में आ जाएगा। आई बात समझ में, किस में आ जाएगा, एसेट्स में आ जाएगा। ठीक, तो एसेट्स दो टाइप का होता है यहाँ पे हमारे बिजनेस में। एसेट्स होता है दो प्रकार का होता है। सबसे पहला फिक्स्ड एसेट्स बोलो, या फिर इसको नॉन करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स। इसको हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो हिंदी में इसको कहते हैं अपन लोग स्थायी संपत्तियाँ, या फिर गैर चालू संपत्ति, या फिर हम इसको कहेंगे गैर चालू संपत्तियाँ। ओके, तो ये होता है गैर चालू संपत्तियाँ। और दूसरा जो एसेट्स होता है दैट इज़ योर करंट एसेट्स। क्या होता है, करंट एसेट्स होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चालू संपत्तियाँ। ठीक है, चलो समझो। सबसे पहले बात करते हैं अपन फिक्स्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो जानो कि फिक्स्ड वर्ड का मतलब क्या होगा अकाउंटेंसी में। फिक्स्ड वर्ड का मतलब होता है, देखो, साल स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट होता है, साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। और हमारा साल कंप्लीट कब होता है, 31 मार्च को कंप्लीट होता है। साल के शुरुआत से लेकर साल तक के एंड तक कोई भी एसेट जिसका वैल्यू ऑफ एसेट्स इज फिक्स्ड फॉर होल ईयर। वैल्यू ऑफ एसेट्स इज फिक्स्ड फॉर होल ईयर, मतलब पूरे साल भर के लिए उसका एसेट्स क्या वैल्यू क्या रहता है, बिल्कुल फिक्स रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता किसी प्रकार का। या जिसको कैश में कन्वर्ट करने में जिसको क्या लगता है, कैश में कन्वर्ट करने में क्या होता है, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोसेस लगता है, लंबा समय लगता है, लॉन्ग टर्म टाइम लगता है। ठीक है, टाइम लंबा समय लगता है, लॉन्ग टर्म होता है, तो उसको अपन लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, मोबाइल वगैरह को साइलेंट कर लो या फिर फ्लाइट मोड में डाल दो। ठीक, ओके, तो अपन लोग बात करते हैं वैल्यू ऑफ एसेट्स इज फिक्स्ड। ओके, तो इसको फिक्स्ड बोलते हैं। तो फिक्स्ड में क्या क्या एसेट्स होता है, इसमें भी 2 कैटेगरी है। सबसे पहला बच्चों कैटेगरी है टेंजिबल एसेट्स। क्या बोलते हैं, टेंजिबल एसेट्स, यानी हिंदी में इसको कहते हैं, मूर्त संपत्ति। और एक होता है इनटेंजिबल एसेट्स होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अमूर्त संपत्तियाँ। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं टेंजिबल एसेट्स। कौन होता है टेंजिबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, आपके टेंजिबल एसेट्स है। लाइक फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग। क्या बोलेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये तो मेरे को हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, भूमि व भवन। ठीक है, भूमि व भवन हिंदी बोलते हैं। लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये आपके लिए क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर अगला क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरीज। हिंदी में इसको कहा करते थे अपन संयंत्र और यंत्र। इतनी इंग्लिश तो आप भी जानते हो। ठीक है, तो प्लांट और मशीनरी कहते हैं। प्लांट मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं जो, उसको अपन प्लांट बोलते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ देखना, चिमनी में निकला रहता है सब, जो फैक्ट्रीज होती है उसको अपन प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लांट एसेट्स है। दूसरा मशीनरी, उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीनरी लगी होती है, छोटी छोटी भी मशीनरी लगी होती है, उसको अपन कहते हैं मशीनरीज। वो भी हमारा क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। ओके, मूर्त संपत्ति है। इसके बाद बच्चों आता है नेक्स्ट फर्नीचर्स, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड क्या लिखेंगे अपन लोग, फिटिंग्स। फर्नीचर का मतलब तो आप जान गए, बिजनेस में फर्नीचर होते हैं, मतलब टेबल होते हैं, कुर्सियाँ होती है, आपका सोफ़ा होता है, रेक वगैरह लगा होता है, मतलब कंप्यूटर टेबल्स होते हैं, ये सब क्या चीज़ होते हैं, आपके फर्नीचर्स की कैटेगरी में आते हैं। फिक्सचर्स, जो फर्नीचर या कोई चीज़ फिक्स होती है उसको फिक्सचर्स बोलते हैं। जैसे कि आप वो ग्रिल को देख रहे हैं, ग्रिल फिक्स होता है, रेलिंग फिक्स होता है, डोर फिक्स होता है, विंडो फिक्स होते हैं, इसको बोलते हैं फिक्सचर्स। क्या कहते हैं, फिक्सचर्स। एंड फिटिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक आइटम्स लगे हुए हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्विच बोर्ड्स लगे हुए हैं, है ना, उसमें वायर वगैरह लगे हुए हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, फिटिंग्स। क्या कहलाते हैं, सब लोग फिटिंग्स कहलाते हैं। आई बात समझ में। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट होता है व्हीकल्स। क्या होता है, व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं गाड़ियाँ।
गाड़ियाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ, रेलगाड़ी, ट्रेन, बस, ट्रक, एरोप्लेन, ट्रैक्टर, साइकिल, बाइक, है ना, ये सब क्या होती है, रिक्शा है, उड़न खटोला, अच्छा वो भी ले लो, ठीक है, सब व्हीकल्स बिजनेस में जो भी रहेगा सबके सब क्या कहलाएंगे, एसेट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एसेट्स। एंड देन नेक्स्ट होता है तुम्हारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट समझते हो क्या होता है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट को मारो गोली। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है दीर्घकालीन, हिंदी में इसको बोलते हैं दीर्घकालीन विनियोग। दीर्घकालीन विनियोग, दीर्घकालीन विनियोग, हाँ जी बिल्कुल, दीर्घकालीन विनियोग यानी कि लॉन्ग टर्म। बिजनेस में लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म मतलब लंबा समय। कितना लंबा समय? हाँ, वेरी गुड, 1 साल। यानी यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से अधिक। यानी अकाउंटेंसी में जब भी हम आपको बोलेंगे ना एक लॉन्ग टर्म, समझ जाना 1 साल या 1 साल से ज़्यादा की बात कर रहे हैं सर, ये समझ जाइएगा, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब समझते हो? इन्वेस्टमेंट मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक्सेस पैसा है तो आप उसको इन्वेस्ट कर दो ताकि वो आपको कुछ काम करना ना पड़े, बैठे बैठे पैसा आ जाए, इनकम आ जाए, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। आया बस। अभी जैसे आप काम करते हो, सपोज आप काम करते हो, मान लीजिए आप साल में 6 लाख रुपए कमा लेते हो, ठीक है, 6 लाख रुपए क्या कर लेते हो? कमा लेते हो। महंगाई मान लो नहीं है, आपका खर्चा वर्चा, खाना पीना, पढ़ना लिखना, मेडिकल वेडिकल सब मिला के 2 लाख ही खर्च होता है। कितना बचा लेते हो? 4 लाख। अब इस 4 लाख को घर में रखोगे कि बैंक में जमा करोगे? बैंक में। क्यों बैंक में क्यों जमा करोगे? इंटरेस्ट मिलेगा भाई, वो 4 लाख हमारा बढ़ जाएगा, उसी को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हो। या तो 4 लाख को आप बैंक में जमा करके इंटरेस्ट पा सकते हो, या शेयर में कर सकते हो, या डिवाइड करके शेयर्स वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो, या फिर आप क्या, हाँ जी, इनकम आते रहे, ये सब चल सकता है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे समय का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसके अलावा और टेंजिबल एसेट्स में हो सकते हैं अदर इंटेंजिबल एसेट्स, अदर एसेट्स। समझ में? और भी कोई अदर आपको दिखाई दे तो देख लेना। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब किस में आ जाते हैं? फिक्स्ड एसेट्स में आ जाते हैं। क्लियर है आप सभी को ये बातें? ऑल राइट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल एसेट्स, एसेट्स होते हैं बट वो इंटेंजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते, महसूस किए जा सकते हैं। जैसे कि क्या होता है? जैसे कि मोबाइल, गुड्स नहीं, मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, ऐप, जैसे हमारा ऐप है भाई, ऐप है ना, अब वो ऐप को बनाने में को अच्छा खासा पैसा देना पड़ा था। तो जब मैंने पैसा दिया था, मेरे घर में बोला ऐप कहाँ है दिखाओ, जब आया बोला ऐप बन चुका, ले आया ऐप, बोले कहाँ है ऐप, बोले देखो फ़ोन में ऐप, बोले अच्छा इसको इतना रुपया दिया तूने, है ना। तो भाई एसेट्स क्या होता है? या तो फिजिकली दिखाई देती है या दिखाई नहीं देती है ना। तो ये होता है मोबाइल एप्लीकेशन, ये या सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर वगैरह करते हैं ना, ये सब किस में आते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। इसके लिए भी तो अपन पैसे देते हैं सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, इंटेंजिबल होते हैं, हाँ, दिखते नहीं है, है ना, वो अलग ही चीज़ होता है, इसमें भी पैसा लगता है, बनवाते हैं अलग अलग। आज के डेट में बिजनेस, आजकल डेट में क्या हो गया है, कई लोगों को देखना, आपके खुद के रिलेटिव लोगों में देखना, जब से कोरोना पेंडेमिक जो अपना काल आया था, कोरोना काल जब हमारा आया था, तो लोग घर में आके बैठ गए। अच्छा, इससे पहले लोग क्या करते थे? कई बोलते थे मैं पुणे में काम कर रहा हूँ, कोई बोलते थे मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ, कोई बोलते थे मैं बेंगलोर में, आपके रिलेटिव काम करते थे। अभी वो सारे के सारे रिलेटिव लोग को देखना, आप अपने घर में बैठे हुए हैं। अब पूछते भैया क्यों बैठे हुए आप घर में, तो वो बोलते हैं अरे वो हमारा काम और वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हम घर से काम करें। अभी सच बोल रहे झूठ बोल रहे वो तो नहीं पता मेरे को, क्योंकि बहुत लोग को निकाले भी हैं, तो मेरे को नहीं पता उस सब के बारे में, लेकिन हाँ ठीक बोल रहे बोलो, वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा है। देखना थोड़ा पता होता कल पता चल रहा है, ऐसे में लड़का कहीं भैया झूठ बोल के शादी वादी करा दिए तो हो गया कांड, फिर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है करके। तो एक्चुअली क्या हुआ, कंपनी जो थी ना, चलो हम लोग सही बात मान के चलते हैं, अपन झूठ नहीं बोलते, हम लोग सही मान के चलते हैं। हम लोग का नेचर ही ऐसा, हम इंसान लोग हैं ना, हम लोग का नेचर ही ऐसा है कि हम लोग क्या करते हैं, हर चीज़ में बुराई निकाल ही लेते हैं, शक की निगाह में। अच्छा, एक एग्जाम्पल याद आया, बुराई से रिलेटेड एग्जाम्पल याद आया, बताओ एक कहानी। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने ना दुर्योधन को और अर्जुन को, दुर्योधन को बुलाया और अर्जुन को बुलाया। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बुलाया, सॉरी अर्जुन को नहीं, युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को बुलाया, ठीक है, दुर्योधन को बुलाया और युधिष्ठिर को बुलाया। अब युधिष्ठिर के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो भैया कैसे थे, धर्मराज थे, धर्म की रक्षा करने वाले थे, इस बात का ख्याल रखते थे कि मेरे से कहीं गलत ना हो जाए, कुछ गलती ना हो जाए, कोई अधर्म ना हो जाए।
और दुर्योधन तो भैया मतलब ऐसा था कि मतलब अपना तो चाहिए दूसरे का भी मुझे चाहिए, ऐसा वाला रोल था दुर्योधन का। तो कृष्ण भगवान ने बोला जाओ, युधिष्ठिर को बोला जाओ एक बुरा आदमी खोज के आओ, संसार में जाइए और एक बुरा आदमी खोज के आइए। और दुर्योधन को बोला जाओ एक अच्छा आदमी खोज के आओ। तो दोनों के दोनों गए और दोनों के दोनों अपने काम में असफल साबित हुए। युधिष्ठिर अच्छा आदमी नहीं खोज पाया और दुर्योधन बुरा आदमी नहीं खोज पाया। दुर्योधन अच्छा आदमी नहीं खोज पाया और युधिष्ठिर बुरा आदमी नहीं खोज पाया। असल में इससे क्या पता चलता मालूम है? असल में जो इंसान जैसा होता है ना वैसी सामने वाले के बारे में सोचता है। युधिष्ठिर अच्छा था ना, तो जब संसार में जाता था ना तो उसको कैसे भी लोग दिखाई देते थे, बुरे से बुरा आदमी दिखाई देता ना, वो अच्छा ही निकाल लेता था, नहीं यार इसमें तो अच्छा ही है, वो अच्छा ही देखता था हर चीज़ में, क्योंकि वो ऐसे ही है, वो अच्छा है तो उसको बुराई नजर ही नहीं आती थी। अगर कोई बुरा आदमी भी आ गया तो उसमें भी वो अच्छा ही निकाल लेता था, अच्छा ही देख लेता था। और दुर्योधन के साथ कैसा था, जब वो बुरा आदमी था तो वो हर चीज़ में बुरा देखे, तो जब उसको बुराई दिखती थी तो वो बुराई देखता था हर चीज़ में, उसको उसमें भी बुराई दिखाई दे रही है, उसमें भी बुराई दिखाई दे रही है, अच्छाई तो कुछ दिखाई नहीं दे रही है, अगर अच्छा भी तो उसमें भी बुराई निकाल ले। तो इससे क्या पता चलता मालूम है? संसार का माइंडसेट ही वही है, दुनिया का माइंडसेट ही वही है, जो जैसा होता है वैसे ही देखेगा। अगर कोई इंसान बुरा है तो वो आपको बुरा ही समझेगा, आप कितना भी अच्छा करो आपको क्या समझेगा वो, यार ये अच्छा कैसे हो सकता है, इतना अच्छा कोई थोड़ी ना हो सकता है, बुरा ही होगा, ये पक्का बुरा होगा, नाटक कर रहा है, ऐसा बुरा ही बोलेगा आपको, कितना भी अच्छा कर लो आपको बुराई खींच लेगा। और जो अच्छा आदमी ना, आप कितना भी बुरा क्यों ना करो वो अच्छा ही आपका क्या करेगा, देख लेगा। तो दूसरा को छोड़ो यार, अपना काम करो। अगर दुनिया के सोच में जाओगे ना कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके चलिए ठीक है। क्या हुआ, गोल्डन वर्ड आ गया सामने आज, क्या हो गया? चलो देखिए आगे बढ़े। ठीक, अब देखिए तो करंट एसेट्स की बात कर रहे थे अपन लोग, एक्सपेंसेस कहाँ, वैसे सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे अपन लोग। ठीक है, कहाँ दुर्योधन में चले गए अपन लोग। चलो देखो, तो अपन लोग मोबाइल सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे और पेटेंट्स की बात कर रहे थे। किसकी बात करेंगे? पेटेंट। पेटेंट्स मतलब एक प्रकार से एकस्व। पेटेंट का मतलब समझते हो कोई? पेटेंट भी एक तरह का क्या होता है, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स होता है। जैसे मान लीजिए आप कल को साइंटिस्ट बन जाते हो, क्या पता बन जाओ, आप साइंटिस्ट बन जाते हो, आपने कोई ऐसा मतलब कोई गाड़ी इन्वेंट कर दिया, फार्मूला बना दिया आपने, हाँ कोई भी फार्मूला बना दिया, जैसे कि सपोज आपने कोई अच्छा खासा मतलब कोई गाड़ी बना दिया जो पानी से चलेगा, ऐसा कोई गाड़ी बना दिया जो पानी से चलेगा। सब के सब भाई पेट्रोल चलता था, किससे चलेगा? पानी से चलेगा, आपने इन्वेंट कर दिया। तो अब आपके पास फार्मूला तो है, अब आपके पास बोल रहे भाई हमको दे दो गाड़ी बना के, तो मैं आ रहा हूँ आपके पास गाड़ी बना के दे दो, कोई और आ रहा है, कहाँ से बना के दोगे? आप बोलोगे ना तो मेरे पास फैक्ट्री, ना मेरे पास वर्कर है, ना मेरे पास पैसा है, मैं कहाँ से बनाऊँ? फार्मूला है मेरे दिमाग में लेकिन बना नहीं सकती। यही चीज़ें, चाय बनाना आता है लेकिन बना नहीं सकते, यही आता है। तो ऐसे में क्या किया गया, सीधा मतलब ना आप क्या कर सकते हो, ऐसे में आपके पास हीरो कंपनी, होंडा कंपनी और आपके पास और कौन आएगा, यामा कंपनी, जितनी भी कंपनी है वो आपके पास क्या होंगी, खुद आएंगी, आपके पास क्या हुई, आई और बोली भैया वो फार्मूला हमको दे दो। तो जो ज़्यादा पैसा देगा उसको आप फार्मूला देगो। तो मान लो हीरो कंपनी ने आपसे वो फार्मूला परचेस कर लिया, आपको अच्छा खासा रकम दिया, 200, 250, 300 करोड़ रुपए दिया, बोला दे दो फार्मूला, आपने 250 करोड़ में दे दिया फार्मूला उसको, 250 करोड़ अंदर कर लिया। तो भाई हीरो कंपनी ने खरीदा ना आपसे, इंटेंजिबल है, दिखाई दे रहा है, वो किताबों में दिखाई दे रहा है, अधिकार किस में दिखाई दे रहा है, किताबों में, ठीक है, इंटेंजिबल। सेम वैसी देखो ना 3 इडियट्स में, लास्ट में क्या बोलता है, बड़ा पिक्चर देख लिया, बड़ा ताली बजा लिया, पिक्चर देख के समझ में नहीं आया हुआ एंड में क्या हुआ। कितने लोगों को समझ में आ गया था एंड में क्या बताया? नहीं समझ में आया था ना एंड उस समय, बस अच्छा लगा, अच्छा जब बोले अरे बड़ा अच्छा पिक्चर है, जैसे बोले अरे बड़ा अच्छा पिक्चर है, बहुत अच्छा पिक्चर है, तो हाँ अच्छा पिक्चर है, हम लोग भी सुन के बोल दिए अच्छा पिक्चर है। एंड समझ में नहीं आया, कैसे वो सक्सेसफुल हुआ यार, वो तो स्कूल में जाके साइंटिस्ट बन गया, पढ़ा रहा है, हो सकता है आप लोग को ऐसा लगा होगा ठीक है भैया कम कमा रहा है लेकिन सबका मतलब वो कर रहा है, भला कर रहा है, आपको यही लगा होगा, भला नहीं कर रहा है वो। उसमें ये था कि क्या बोलता है कि तू सुंगफुंग वांगड़ू है, तेरे नाम पे 300-400 पेटेंट्स है, मतलब वो साइंटिस्ट बन गया। अपनी डिग्री तो जावेद जेफरी को दे देता है इंजीनियरिंग की, याद है ना, हाँ वो क्या करता है, लेकिन वो क्या करता है दूसरे को दे देता नहीं, तो वो क्या करता है, बनाता जरूर है लेकिन वो क्या कर देता है, उसको बेच देता है, पेटेंट्स को अपने बेच देता है सीधा, मतलब किसी कंपनी को फार्मूला दे देता है, तो उसको पैसा मिलता होगा। सोचो वो जितना, अच्छा इसमें भी पेटेंट भी अलग अलग प्रकार का होता है, या तो आप सीधा लमसम पैसा ले लो, या फिर सीधा बोलो कि जितना प्रोडक्ट बनेगा ना उतने रुपये में उस प्रोडक्ट में, एक प्रोडक्ट के पीछे इतना रुपया लूंगा मैं, मार्जिन लूंगा, पेटेंट जाता है। आज भी जो अपन आयरन देखते हैं, इस्त्री देखते हैं, या वॉशिंग मशीन देखते हैं, या फ्रिज देखते हैं, या टीवी देखते हैं, इसको किसी न किसी ने इन्वेंट किया था, उसके आज भी उनके बच्चे लोग उसका राइट्स खा रहे होंगे, पेटेंट आज भी खा रहे होंगे उसके पेटेंट, मतलब जितना प्रोडक्ट बिकता होगा ना उसमें एक मार्जिन उसको मिलता होगा परसेंट। तो फुंगसुंग वांगड़ू क्या करता है, साइंटिस्ट हो जाता है, आमिर खान उसमें
तो मतलब ये है कि वो 400-500 बोलता है ना, तेरे नाम पे 400 पेटेंट्स है। हाँ 400 पेटेंट्स है बोलता है, 400 पेटेंट्स है, मतलब तेरे को जैपनीज ढूंढ रहे हैं। 400 पेटेंट मतलब सोचो कितना चीज़ का वो 400 चीज़ों का आविष्कार किया होगा, इन्वेंशन किया होगा। और 400 लोग सोचो, मतलब 400 लोग इन्वेंट किया होगा और 400 लोग मतलब 400 कंपनी से उसको पेटेंट राइट आ रहा होगा, कितना अरब खरबपति होगा वो। पैसे का तो मतलब सोचो नहीं। तभी बोलता है तो फिर यहाँ क्या कर रहा है, बोलता क्या करूँ, बच्चे लोगों को पढ़ाता हूँ यहाँ पे खाली समय में, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मतलब बना दिया भाई, करोड़ों रुपया क्या करे खाली समय में, चलो बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब हमारे पास तो कोई पेटेंट राइट है नहीं भैया, तो हम तो क्या करें, आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ठीक, चलो पेटेंट समझ में आ गया। ठीक इसी प्रकार होता है बच्चों कॉपीराइट्स। क्या होता है कॉपीराइट्स, यानी अधिकार पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिकार पत्र बोलते हैं इसको हिंदी में, या अधिकार राइट से अधिकार पत्र बोलते हैं। हाँ देखो कॉपीराइट्स का मतलब होता है कॉपीराइट्स का मतलब होता है जैसे आपने कोई गाना बना दिया। अच्छा अलग छोड़ो, बिजनेस से ही लेके देखते हैं। मान लीजिए आपने बिलासपुर में आपको कोई अधिकार मिल गया, सपोज आपने को सैनिटाइज़र बेचने का एक अधिकार मिल गया। गवर्नमेंट ने ऐसा रूल निकाला भाई सैनिटाइज़र हर कोई नहीं बेचेगा, हर दुकान में सैनिटाइज़र नहीं बिकेगा। शीशा नाम की एक डीलर है, वही सैनिटाइज़र बेचेगी, एक ही व्यक्ति बेचेगा। तो शीशा को ऐसी थोड़ी ना दे दिया होगा सरकार, भाई उसके नेता वेता मामा जी थोड़ी ना जो उसको ऐसी दे देंगे, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, उसको पेटेंट खरीदना पड़ेगा, उसके लिए राइट्स खरीदना पड़ेगा सरकार से। जाके आपको टेंडर भरेंगे लोग, बोलेंगे भैया मतलब सिर्फ सैनिटाइज़र बेचने का मुझे काम चाहिए। भाई एक कागज में बेचेगा अगर सैनिटाइज़र, तो हर कोई नहीं बोलेगा मुझे चाहिए वो अधिकार मुझे चाहिए। तो सरकार को जो सबसे ज़्यादा पैसा देगा वो अधिकार, हाँ बोली जैसे देना, तो मतलब एक प्रकार से परचेस कर लिया वो अधिकार को, उसको बोलते हैं कॉपीराइट्स। यही सब कॉपीराइट्स गाने में भी होता है, कहानी में भी होता है। आप कहानी लिख दो, जैसे फिल्में बनती ना बाहुबली, कहानी लिखो ना आप कहानी बेचो जाके, पैसा मिलेगा उसका, आप राइट्स करा लो। कई बार देखना अपन मैं मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, सपने में तो एक से फिल्म देखता हूँ मैं, सपने में नया फिल्म है ना, बिल्कुल अलग से अलग, बिल्कुल मतलब जो देखे कभी नहीं उस टाइप को मैं देखता हूँ। अच्छा दूसरे दिन भूल जाता हूँ यार, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। होता है ना तुम लोग के साथ भी कई बार अपन फिल्म मतलब सपने में बहुत सारी फिल्में देखते, नया फिल्में देखते ना, उसको देखना हीरो और भी भूल जाते हैं। मतलब अच्छा दिमाग में आता है यार मस्त मैं पिक्चर देखा हूँ, नया पिक्चर है, माइंड में आया है, चलो मैं कल लिख दूंगा इसको, और दूसरे दिन भूल जाते। हुआ कितने लोग के साथ हुआ है ना ऐसा। हाँ हाँ क्या, हाँ सॉन्ग वॉन्ग के तो वही कॉपीराइट है, उसी को बेच देना, कहानी को बेचते हैं। ठीक है, अभी 3 इडियट्स जो कहानी है, कौन लिखा है कहानी, लिखा है रियल में चेतन भगत, लेकिन देखना फिल्म में लिखा था रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राजू हिरानी। कॉपीराइट खरीदा चेतन भगत से, 10 लाख में खरीदा था, बाद में चेतन भगत केस कर दिया, उसमें ज़्यादा कमाने लगा वो, 2000 थोड़ा बोला उसमें, लेकिन नहीं दिया मिला उसको, केस कर दिया उसने। कॉपीराइट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या होता है कॉपीराइट्स, क्लियर है। आगे बढ़ते इसके बाद नेक्स्ट गुडविल, किसकी बात करेंगे, गुडविल भी होता है, ख्याति होता है। अब ये तो बाद में अपन पिछले साल पढ़ चुके हैं यार, गुडविल के बारे में जब अपन पढ़ चुके हैं, मार्केट में ख्याति होती है, बिजनेस का नाम होता है एक तरह का, हाँ वो सब होता है। और भी अदर्स अगर होंगे तो देख लेना, ठीक है, ये सब गुडविल, हाँ बिल्कुल, अदर इंटेंजिबल एसेट्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ किसकी बात, इंटेंजिबल की बात। अब बात करते हैं अपन लोग करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है, ये फिक्स्ड एसेट्स का मतलब था, अब करंट का मतलब क्या होता है, जो साल के शुरुआत से लेकर साल के एंड तक 31 मार्च तक साल भर उसका वैल्यू क्या होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, बदलता रहता है। हाँ, इसको अपन लोग क्या कहते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं, या फिर जिसको कैश में बदलने में आपको बहुत कम समय लगता है उसको अपन बोलते हैं करंट एसेट्स। ठीक है, अब देखो करंट एसेट में क्या क्या है, जैसे कैश इन हैंड, यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं हस्तस्थ रोकड़। ठीक है, इसके बाद होता है कैश एट बैंक होता है, बैंक में रोकड़। ठीक है, इसके बाद होता है बच्चों क्या, गुड्स या फिर स्टॉक बोलो, गुड्स बोलो या फिर इन्वेंट्री बोलो, मतलब माल। अब इसको मैं नहीं लिखाऊंगा हिंदी में, देखो लो माल, गुड्स, इन्वेंट्री वगैरह जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हो। देखो ना इसका वैल्यू साल भर फ्लक्चुएट होता नहीं रहता। अभी आपने 10,000 का गुड्स खरीदा, फिर दूसरे दिन आपने 10,000 का और खरीद के लाया, 20 हो गया, फिर थोड़ा बेच दिए, कम हो गया, बढ़ गया, साल भर चलते रहता है। वैसे ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ योर डेटर्स। क्या होता है डेटर्स, मतलब देनदार। डेटर्स का मतलब क्या होता है, सुनना मेरी बात गौर से। देखो डेटर का मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में कहीं पर, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको डेटर का मतलब। देखिए ये आप हो, ठीक है, ये कौन है, आप हो, और ये आपका कौन है, एक बंदा है, वो आप हो, और आपको एक क्या है, एक पर्सन है। इस पर्सन को आपने नगद माल बेचा, मान लो कैश में गुड्स सेल किया, क्या पैसा लिया, गुड्स दे दिया, क्या कोई चेंजेस, कोई दिक्कत नहीं, कोई मतलब उससे नहीं, पैसा उसने दिया, हमने गुड्स दिया, कोई मतलब नहीं, उससे कोई वास्ता नहीं।
इसी जगह मान लो इसको हमने क्रेडिट से गुड सेल किया, क्या किया? क्रेडिट गुड सेल्स किया, 10,000 का माल उसको बेच दिया, बोलो क्या पैसा दिया उसने? माल लेकर चला गया ना, पैसा नहीं दिया, माल लेकर क्या किया? चल दिया, माल अभी वो रखा, बोला 1 महीने बाद पैसा दूंगा। तब तक उस बंदे को अपन क्या बोलेंगे? उस बंदे से रिलेशन कायम हुआ। जिस माल को बेचते उसको बोलते हैं डेटर्स, क्या बोलेंगे? डेटर्स। तो डेटर का मतलब क्या हुआ? जिस किसी पर्सन को आप क्रेडिट में सेल्स करते हो वो पर्सन क्या कहलाता है? डेटर्स कहलाता है, यानी कि देनदार कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आप दुनिया में आए, पता चला ये मम्मी है, ये पापा है, ये भाई है, ये बहन है, स्कूल गए, ये दोस्त है, पता चला ना, सहला है, सहेली, सब पता चला ना। ठीक उसी प्रकार सहला है, सहेली है, पता चला ना, है ना। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हम किसी बंदे को उधार में माल बेचते हैं वो बंदा क्या कहलाता है? डेटर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटर्स कहलाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं आई समझ में? नहीं है? आ गई? ठीक। तो होता है डेटर। वैसे ही होता है बिल्स रिसीवेबल। क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल होता है, वो लाइबिलिटी होता है, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में प्राप्य विपत्र। क्या कहेंगे? प्राप्य विपत्र कहते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल सुनना, बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? देखो, बिल्स रिसीवेबल मतलब जब यही डेटर को अपन क्रेडिट सेल्स करते हैं, जैसे मान लो इस बंदे को हमने 10,000 का माल बेचा है, माल लेकर चला गया, पैसा दिया क्या? 1 महीने बाद पैसा देगा, वो बंदा क्या कहला रहा है? डेटर। कल को अगर नहीं दिया तो कुछ राइटिंग में होना चाहिए ना, तो हम इसे राइटिंग में लिखवा के साइन ले लेते हैं, एक पेपर में लिखवा के क्या कर लेते हैं? उसका एक्सेप्टेंस ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, एक्सेप्टेंस ले लेते हैं, रिटन में एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो हाँ, बिल टाइप, तो उसी को बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। नाम से पता चल रहा है, बिल है, लिखा हुआ है। रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? रिसीव होना बाकी है। पढ़ाया था ना? हाँ, हम रिसीवेबल, हमारे लिए रिसीवेबल है। मैं बोला था अपना व्यू देखो, दूसरे का व्यू मत देखो। हाँ, रिसीवेबल। समझ में आया कि नहीं? अपना ही व्यू देखना। क्लियर है आप सभी को कि नहीं है? बोलो। ओके, डन। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। ओके, आगे बढ़ते इसके बाद नेक्स्ट हो गया, दोनों को मिला के क्लियर है, दोनों भाई बहन है। वही डेटर को लिखित में दे दोगे तो क्या बन जाएगा? वही बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य पत्र। हिंदी में इसको कहते हैं प्राप्य पत्र। क्या कहते हैं? प्राप्य पत्र। ऑल राइट, ठीक है। और क्या हो सकता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और क्या हो सकता है? मतलब अल्पकालीन विनियोग। शॉर्ट टर्म मतलब 11 महीने या 11 महीने से कम, लिख दूँ क्या? लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होगा भैया? 11 मंथ और लेस देन 11 मंथ, लेस देन 11 मंथ। आई बात समझ में? इसको याद रख लीजिएगा। क्लियर है आप सभी को कि नहीं? ओके, पक्का? ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी कि पूर्वदत्त व्यय। हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्वदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय। ठीक है। और एक इसमें होता है एंड दैट इज योर एक्रूड इनकम। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। एक्रूड इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं उपार्जित आय। क्या कहते हैं? उपार्जित आय, एक्रूड इनकम। क्या कहेंगे? एक्रूड इनकम। क्लियर है कि नहीं है? बोलो। पक्का? ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए, तो एसेट्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लाइबिलिटीज़ के बारे में। सो अब हम लोग बात करेंगे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मीन्स होता है दायित्व। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं दायित्व। लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है समझना। लाइबिलिटीज़ मीन्स ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन्स जिसमें आपको फील हो कि भाई इस ट्रांजेक्शन के से मेरे ऊपर पोजीशन, मेरे ऊपर प्रेशर बन रहा है, बर्डन बन रहा है मेरे ऊपर। मतलब इस ट्रांजेक्शन की होने की वजह से मेरे ऊपर क्या बन जा रहा है? बोझ बन जा रहा है, बर्डन क्रिएट हो रहा है। मेरा 2-4 इंच कद जो है वो 2-4 इंच क्या हो जा रहा है? दब जा रहा है। तो इसको बोलते हैं लाइबिलिटीज़। क्या कहेंगे उसको? बिजनेस के लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पे 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है फिक्स्ड लाइबिलिटीज़, और दूसरा कौन सा लाइबिलिटीज़ होता है? करंट लाइबिलिटीज़ होता है। ठीक है, फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ और क्या होता है? करंट लाइबिलिटीज़ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ की। फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ मतलब होता है स्थायी दायित्व, और इसको हम लोग बोलते हैं चालू दायित्व। स्थायी दायित्व और क्या बोलते हैं? चालू दायित्व हिंदी में। फिक्स्ड का मतलब वही कहानी जो मैंने बताया अभी जस्ट। लाइबिलिटी करंट का भी मतलब वही बात जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। ठीक है। तो फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कैपिटल। क्या आता है? कैपिटल, यानी कि पूंजी। ये भी आपके लिए लाइबिलिटी। आप बोलोगे सर कैपिटल कैसे लाइबिलिटी है? कैपिटल कैसे लाइबिलिटी है? कुछ नहीं, देखो, एक होता है बिजनेस और दूसरा होता है बिजनेस का ओनर। आपका कैरेक्टर होता है यहाँ पे। आपको एज अ क्या पढ़ना है? एज एन ओनर और एज अ बिजनेस। बिजनेस, तो आप होते हो कौन? बिजनेस। आपका बिजनेस का मालिक आपको क्या देता है? कुछ बिजनेस में लगाता है, कैश लगाता है, वो कुछ एसेट्स लगाता है। देखो लगा रहा है ना,
क्या लगा रहा है? कैपिटल लगा रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? पैसा लगा रहा है ना, क्या लगा रहा है? कैपिटल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? कैपिटल। आपके ऊपर क्या बन रहा है? बर्डन, कि भैया मालिक को मेरे को आगे चल के इस कैपिटल पे मुझे प्रॉफिट वापस करना है, यानी बर्डन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यही कारण है कि इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल लायबिलिटी होता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ओके नेक्स्ट। इसके अलावा होता है लोन। लोन तो पता ही है आप लोग को यार, ऋण या बैंक लोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। बैंक लोन मतलब बैंक ऋण, हिंदी में इसको बोल सकते हैं बैंक ऋण। और इसके अलावा होता है तुम्हारा क्या? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, बोरोविंग्स, बोरोविंग्स डबल आर है ना। बोरोविंग्स का मतलब होता है बच्चों क्या? उधार। कोई भी आपने पैसा उधार लिया तो इसमें आ जाता है। उससे ज़्यादा कोई खास अभी फ़िलहाल आपके फर्स्ट ईयर या फिर 11th के लेवल में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब बात आती है किसकी? करंट की। करंट मतलब फ्लक्चुएट होते रहता है, लाइक क्रेडिटर्स। अब सवाल उठता है क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? हमारे सामने फर्स्ट होता है कि भाई क्रेडिटर किसको बोलते हैं? क्रेडिटर क्या होता है? लेनदार किसको बोलते हैं? क्रेडिटर्स या फिर लेनदार किसको बोलते हैं? सुनना, अरे मेरी को बोलने दो ना, अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को बोलने दोगे? बोलने दो ना। देखो क्या है, ये बिजनेस है, ये आप हो, ये बिजनेस का क्या है? ओनर है। समझ में आया? बिजनेस का कौन है? ओनर है। आपने इससे क्रेडिट माल खरीदा, आपने क्रेडिट परचेस किया। समझ में आया? क्या किया? उधार परचेस। नगद खरीदते तो कोई मतलब नहीं। कैश ट्रांजैक्शन में किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता है। कैश ट्रांजैक्शन में किसी से कोई मतलब नहीं होता। मतलब किससे होता है? क्रेडिट में होता है, ठीक है। तो आपने इस व्यक्ति से क्या किया? क्रेडिट में उधार माल खरीद लिया। क्या पैसा दिया? माल लेकर आ गया। क्या पैसा दिया? नहीं, पैसा तो हमने क्या किया? नहीं दिया। तो इस बंदे से रिलेशन बना आपका, और रिलेशन क्या बना? क्रेडिटर्स का। इस बंदे को बोलते क्रेडिटर्स। यानी इन शॉर्ट बोल सकते हैं जिस किसी पर्सन से हम लोग क्रेडिट परचेस करते हैं, क्रेडिट परचेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। समझ में आया कि नहीं आया? देखो लायबिलिटी है, वो भी करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी कैसे? देखो आप उससे माल खरीद लिए, पैसा दिए क्या? पैसा तो आपने नहीं दिया, पैसा तो आपने नहीं दिया, यानी कि वो क्या बन रहा है आपका? बर्डन क्रिएट हो रहा है। ईमानदारी सोचो, पैसा देना पड़ेगा, बर्डन क्रिएट हो रहा है, यानी कि वो क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्रेडिटर है। आई बात समझ में कि नहीं आई? ओके। जब यही क्रेडिटर बिल्स पेबल, अब बात करते हैं बिल्स पेबल की। बिल्स पेबल, पेबल मतलब हमको पे करना। जब यही क्रेडिटर को अपन राइटिंग में लिख देते तो वो कहलाता है बिल्स पेबल। जब यही क्रेडिटर को हम लोग राइटिंग में वादा कर देते, हाँ भाई तेरा पैसा लौटा देंगे, फिर वो क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल। आई बात समझ में? डन। ओके। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं देवी पत्र। क्या कहते हैं? इसके अलावा होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। राइटिंग समझ में आ जाता ना तुम लोग के? बैंक ओवरड्राफ्ट। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट। समझते हो बैंक ओवरड्राफ्ट? फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 10,000 जमा है। कितना जमा है? 10,000 रुपये बैलेंस शो कर रहा है आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। आपको ज़रूरत है 15,000 रुपये की। बोलिए कितना निकाल सकते हो इसमें से? 10 ही निकाल सकते हो। तो आपका बैंक वाला बोलता है निकालो 15,000, निकालो 15,000। आप निकालते भी 15,000 हो और निकलता भी 15,000 है। आपने निकाला 15,000 और निकला ही 15,000। बताओ कितना एक्स्ट्रा निकला? यही 5,000 बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। यही 5,000 क्या कहलाता है? बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। बात समझ में? ओके। बोलोगे सर ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है, चलो निकालते हैं। ऐसा फैसिलिटी हर किसी को नहीं मिलता है। सिर्फ बिजनेस, जैसे कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहा है, रेगुलर बिजनेस कर रहा है और मतलब लेन देन हो रहा है, तो बैंक का मैनेजर से उसका अच्छा खासा रिलेशन बन जाता है। वो अच्छे से जानता है कि भाई आज इसके पास पैसा है, कल इसके पास पैसा नहीं रहता, ट्रांजेक्शन चलते रहता लाखों में। तो वो बोलता है भाई कल को आपको थोड़ा बहुत पैसा ऊपर नीचे हो तो आप भटकना नहीं इधर उधर, हमसे आके पैसा क्या कर लेना, ले लेना ओवरड्राफ्ट। अब जब कभी कल जमा करेंगे ना पैसा, जब कभी कल पैसा जमा करेंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे मान लो कल को आप 50,000 जमा किए तो 5,000 काटेगा और 45,000 बैलेंस शो करेगा। ऑल राइट, ठीक है। ये हो जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? इसके बाद बात आती है किसकी? शॉर्ट टर्म लोन। कोई छोटा टाइम का लोन लिए हो आप, 2-4 महीने में आप पटा दोगे, शॉर्ट टर्म लोन इसमें आ जाता है। और किस क्या आ सकता है? जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम अपने डिस्कस नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं अदत व्यय। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अदत व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसके बाद होता है और क्या? अनएक्रूड।
अनएक्रूड इनकम, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं अनुपार्जित इनकम, अनुपार्जित आय। इसके बारे में भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो दिस इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटीज़। तो ये तुम्हारा लाइबिलिटीज़ था, ठीक है, ये आपका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के बारे में हम लोग सीख गए, ठीक है। तो आज के क्लास में स्टूडेंट हमने जो टेक्निकल वर्ड्स थे ना जितने, वो सारे टेक्निकल वर्ड्स क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। कल के क्लास से हम लोग प्रैक्टिकल बातें करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट वगैरह देखेंगे। तो आज के क्लास से तक काफ़ी है, थैंक यू।